यस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट है आपका एक्स बी। तो यहाँ से ए आपका रिएक्टेंट दे रखा है, ठीक है, बी आपका प्रोडक्ट एंड सी भी आपका प्रोडक्ट। तो ए आपका एक्वस मीडियम में है, तो वहां से आपका एक बी बन रहा है प्रोडक्ट, एक सी बन रहा है। और क्वेश्चन बोला गया है इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ये आपका जो क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स है। तो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपको। तो यहाँ पे बोला गया है, जो ए आपका रिएक्टेंट होगा तो उसके लिए टाइम आपका दे रखा है टी, है ना, और यहाँ पे लिखा है आपका इन्फिनिटी। नेक्स्ट आपका मोल्स ऑफ रिएजेंट दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका N1 और यहाँ पे दे रखा है N2, ठीक है। देन है कि रिएक्शन प्रोग्रेसिव मेजर विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन ऑफ रिएजेंट आर। रिएजेंट आर की प्रेजेंस में रिएक्शन हमारी प्रोसेस हुई है, प्रोसीड हुई है। इफ ऑल ए बी एंड सी reacted with reagent and have n factors। n फैक्टर्स आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट में जो बैलेंस फैक्टर होता है उसको लेके बात की जा रही है। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। देन है इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। जो रिएक्टेंट जो आपके प्रोडक्ट हैं एबीसी, उनके रेशियो दे रखे हैं आपके मोल्स आपके बैलेंस फैक्टर के विद द रिएजेंट के इन टर्म्स ऑफ टी N1 N2, है ना। आपको के बताना है इन टर्म्स ऑफ N1 N2। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है आपका है वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई एडवांस उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपका जो स्मॉल एन है ना, वो अपन मान सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ रिएजेंट है, मोल्स ऑफ रिएजेंट। तो मोल्स ऑफ रिएजेंट अपन मान सकते हैं बच्चों स्मॉल एन। स्मॉल एन इज द मोल्स ऑफ रिएजेंट। देन यहाँ से आर आपका रिएक्टेंट या रिएजेंट जो भी है हम एक मान सकते हैं। और इसमें आपका ए रिएक्टेंट है और ए रिएक्टेंट है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे जब आपका टाइम आपका 0 होगा तो उस समय इसके मोल्स कितने होंगे। तो मान लेते हैं कि इसके मोल्स आपकी स्मॉल एन होंगे, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पे। तो बी के मोल्स कितने होंगे 0 और सी के मोल्स भी कितने होंगे 0। आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद मान लेते हैं कि एन में से एक्स पार्ट आपका रिलीज हुआ है, तो बी कितना बच्चों फॉर्म हुआ होगा, है ना। तो बी की बात करते हैं तो अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बी और सी के ये मोल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो बी के मोल्स कितने हो जाएंगे 2 × x और सी के मोल्स हो जाएंगे आपके 3 × x, है ना। यहां से हमने लिखे 2 और 3। देन ये तो टी इक्वल आपका टी टाइम के बाद हुआ। अब मैं पूछूंगा यहां से कि आफ्टर टाइम टी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, है ना, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा। एलिमेंट है जिसका वैल्यू आएगी इट विल बी, but its value remains same either strong field or weak field। which the following is your correct, है ना। कौन सा स्टेटमेंट आपका जब ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों सबसे पहले जब ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में, एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स उसमें फिल होते हैं। ऑक्टेहेड्रल विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। ऊपर आपका होता है इजी, नीचे होता है टीटी। 2G में कितना होता है ना, ऊपर आपका होता है इजी किया जाएगा, तो में इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया। तो अब इसमें लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो नीचे का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देने की जरूरत। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड तो टेबल को कोई पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। की बात करेंगे तो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड को कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ से आपको इस तरीके से फिलिंग करेंगे। D3 की बात करेंगे तो भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक लिगेंड का इफेक्ट पड़ता
D4 पे इफेक्ट, D4 पे अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ऊपर जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो नीचे, 4 नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे D5, D5 पे भी इफेक्ट पड़ता है, D6 पे भी इफेक्ट पड़ेगा, D7 पे भी पड़ता है, D8 पे नहीं पड़ता है। D8 की अगर अपन बात करें तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 नीचे 4 5 है ना, 6, तो नीचे एक तो फ्री फील्ड होगा ही और ऊपर एक फील्ड होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड हो, यही सिचुएशन। डेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का, एज वेल एज D9 पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और D10 पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कभी भी कोई नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैंने पहले भी आपको बताई हुई है। तो देखते हैं स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑलवेज फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, लिखा है यहाँ पे कलरलेस कंपाउंड ना, तो एलिमेंट हमेशा कलरलेस कंपाउंड फॉर्म करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। एलिमेंट यहाँ पे डी ट्रांजिशन से ही कलरलेस होते हैं, वो आपके क्रिस्टल जब बात करते हैं टू मेटल ट्रांसफर, मेटल टू चार्ज ट्रांसफर, है ना, उससे आपके आंसर बनता है। तो पहला स्टेटमेंट जो वो करेक्ट नहीं करेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी टोटल्स आर हायर देन इन ईच ऑर्बिटल्स, ये तो आपका स्टेटमेंट सही है भाई। ये T2G में तो आपके 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, जी में कितने होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे, तो T2G में तो अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। इट कैन हैव आइदर D3 और D8 कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो D3 ये रहा, यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, D8 ये रहा, स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। लास्ट है इट कैन हैव आइदर D7 और D8, तो D7 की पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, D8 तो आपका हो सकता है, D7 नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी और एक ऑप्शन होगा आपका सी, तो बी एंड सी बोथ था। क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप में है N2 के हाफ मोल्स हैं, H2 के 3/2 मोल्स हैं, देन यहां से न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया और अमोनिया का फॉर्मेशन है और डेल्टा H डैश आपको दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा, है ना। तो आपको जो रिएक्शन दे रखी है उसी के हिसाब से आपको इसमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं अपन, है ना। तो डेल्टा H, तो यहाँ पे डेल्टा H का एक रिलेशन आता है, डेल्टा H डैश इक्वल टू ये होगा -93.6 डिवाइड बाई 2 किलो जूल पर मोल, है ना, किलो जूल पर मोल। तो जो फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू उसको अपन लिखेंगे कुछ इस टर्म में, ठीक है। तो 93.6 डिवाइड बाई 2, बिकॉज देखो यहां से ना ये किलो जूल पर मोल में दे रखा है, वो भी आपकी फर्स्ट रिएक्शन के लिए। डिवाइड बाई 2 मैंने क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे इसके जो प्रोडक्ट साइड है वो नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके हैं 2, ठीक है। फिर क्या होता है, तो नेचुरल लॉ की इक्विलिब्रियम K1 डिवाइड बाई K2 और टेम्परेचर का रिलेशन आया था, इक्वल टू डेल्टा H डिवाइड बाई R, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डेल T डिवाइड बाई T1 इंटू T2। तो एक ये रिलेशन हमने अरेनियस इक्वेशन से भी लिखा था और यहाँ से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, टेम्परेचर का जो रिलेशन है के इक्विलिब्रियम के साथ, वो कैसा आपका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो के इक्विलिब्रियम के साथ जो आपका टेम्परेचर, तो T1 T2 नीचे आ रहा है, ठीक है, और के इक्विलिब्रियम को मतलब इसके साथ ये करूं इनवर्सली दोनों आप करेंगे, ठीक, यहाँ से आपका इनकरेक्ट। पहला है स्टेटमेंट एट एम्बिएंट टेम्परेचर T डैश इक्विलिब्रियम लेस देन इक्विलिब्रियम, ये तो स्टेटमेंट आपका सही होगा। सेकंड आपका स्टेटमेंट ऑन केजी टेम्परेचर K इक्विलिब्रियम इंक्रीज, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट नहीं है, तो इसमें से बी आपका इनकरेक्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाइदर ए और बी इज करेक्ट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा।
तो उसने पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब ऑप्शन होगा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो ये आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक की, यहाँ से आपका हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, हाइड्रेशन, यानी ये प्रोडक्ट, कुछ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आर फॉर्म इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा कार्बोकैटायन आपको होगा? बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, कौन सा कार्बोकैटायन आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सबसे पहली स्टेप होगी कि यहाँ से ये जो पाई बाहर जाएगा, है ना, और पाई बाहर जाने से पहले भी अगर मैं बताऊं तो ऑक्सीजन के पास क्या होंगे? लोन पेयर्स। तो लोन पेयर का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बच्चों यहाँ से आपका जो H+ आयन होगा एसिड का, उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा OH, ये OH बनेगा, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे H आ जाएगा, है ना, लोन पेयर होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए जो पाई है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो फाइनली यहाँ से OH बन जाएगा, ये पूरा का पूरा OH बन जाएगा, है ना। प्लस कहाँ पे आ गया? इस कार्बन पे, क्लियर है। तो जब ये एस प्लस, ये जो कार्बोकैटायन आपको मिलेगा फर्स्ट केस में कार्बोकैटायन क्या होगा? तो इस केस में आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता है, यहाँ से डायरेक्ट 6 एटम की रिंग बनती है। कैसे? कि ये यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस। तो चेक करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम की रिंग बनती है। कैसे? कि ये जो माइनस है ना न्यूक्लियोफाइल, ये सीधा अटैक करता है इस कार्बोकैटायन पे, तो 6 एटम की रिंग पे आपकी जनरेट होगी। तो वो रिंग कुछ इस तरीके से बनेगी, मैं रिंग आपको बताता हूँ, बड़ा स्पेशल सा केस है आपका ये, तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो 6 एटम की रिंग बन जाएगी, बाकी आपका जो OH होगा वो इस पॉइंट पे अटैच होगा, नंबरिंग कर सकते हैं। तो OH आपका यहाँ मिलेगा, बाकी आपका ये सेक्शन पॉजिटिव चार्ज इधर, है ना। ये स्पीशीज आपको नहीं, कार्बोकैटायन सेकेंड। फिर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल से फिर से हाइड्रोलिसिस वाला कंडीशन है, तो फिर यहाँ पे आपका लग जाएगा OH, और ये प्लस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों कार्बोकैटायन मैंने बता दिया आपको, तो कौन कौन सा देखने को मिल रहा है? तो फर्स्ट कार्बोकैटायन तो नॉट पॉसिबल, कोई चांसेस ही नहीं है। सेकेंड कार्बोकैटायन अगर देखा जाए तो बन सकता है क्या? यस, सेकेंड कार्बन रिंग बन रही है, तो चेक करो, तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है, यस, है ना। और नेक्स्ट देखेंगे तो कार्बोकैटायन में प्लस यहाँ पे था, ये तो आपका बन ही रहा था, सी भी ठीक है। डी ऑप्शन में नहीं बन रहा था, तो इसका सही ऑप्शन कौन कौन सा होगा? एक तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, एक ऑप्शन आपका सी सही होगा। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर? सभी को समझ में आया ये कौन सा? ओके, तो आज अपन इतने ही रखते हैं, कल मिलेंगे तो बाकी और कुछ देखेंगे। थैंक यू।